नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। रेवंत रेड्डी और श्रीधर बाबू की लॉरियल के सीईओ से मुलाकात। हैदराबाद में ब्यूटी टेक जीसीसी के क़याम का ऐलान। जगतियाल में करोड़ों रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। वजीर ए लक्ष्मण और रुकन असेंबली संजय कुमार ने की शिरकत। तेलंगाना को आम बजट से कोई तौक़ियात नहीं, केटीआर का तासुर। साबिक़ वज़ीर ने माजी में भी रियासत के साथ नाइंसाफियों का लगाया इल्ज़ाम। नारा लोकेश की दाऊस में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव के एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। समंदरी बुनियादी ढांचे, जहाज साजी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। एपी में 10वीं जमात के इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान। 16 मार्च तक 1 फरवरी मुनक़िद होंगे इम्तिहानात। विशाखा उत्सव का 31 मार्च से होगा आगाज। जिला कलेक्टर हुनेंद्र प्रसाद ने तफसीलात से कराया वाकिफ। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दाउस में लॉरियल के सीईओ निकोलिस से मुलाकात की। इस मौके पर होने वाली बातचीत के दौरान हैदराबाद में भारी सरमायाकारी के साथ ब्यूटी टेक जीसीसी के क़याम के फैसले का ऐलान किया गया। इस जीसीसी के क़याम के साथ ही हैदराबाद लॉरियल के लिए आलमी जिद्दत, टेक्नोलॉजी, डेटा और सप्लाई चेन की सरगर्मियों का एक अहम मरकज़ बन जाएगा। इस मुआहदे से आलमी कारोबारी सरगर्मियों के लिए हैदराबाद की अहमियत में मज़ीद इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि इस जदीद तरीन मरकज़ का इफ्तिताह इस साल नवंबर में किया जाएगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर श्रीधर बाबू ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने लॉरियल जीसीसी को हैदराबाद लाने के ख्याल में खुसूसी दिलचस्पी जाहिर की है और हुकूमत मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सरमायाकारी के लिए एक मिसाली जगह है। वज़ीर ने कहा कि तेलंगाना न सिर्फ हेल्थ टेक में बल्कि ब्यूटी टेक जैसे नए शोबों में भी आगे है। तेलंगाना के वजीर अडलूरी लक्ष्मण कुमार और जगतियाल के रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने जिला मरकज़ जगतियाल में सेहत व समाजी बहबूद से मुतालिक कई अहम मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। लक्ष्मण कुमार और एमएलए ने 235 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले 450 बिस्तरों के जदीद सरकारी अस्पताल का संग बुनियाद भी रखा। इसके अलावा 23.5 करोड़ रुपए से तामीर शुदा क्रिटिकल केयर ब्लॉक, 3 करोड़ रुपए की लागत से कायम सेंट्रल मेडिसिन स्टोर का इफ्तिताह भी किया गया। इसी सिलसिले में टीआर नगर में 1.5 करोड़ रुपए से तामीर करदा सरकारी ओल्ड एज होम का इफ्तिताह भी अमल में आया। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन इतवार 1 फरवरी को आम बजट पेश करने वाली है। इससे कबल अवाम और सियासी कायदीन इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं। इस दौरान बीआरएस के कारगुजार सदर और साबिक़ वजीर केटी रामाराव ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि हमें मरकजी बजट से कोई तौक़े नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने हर मरतबा तेलंगाना को नज़रअंदाज किया है, इसलिए हमें आने वाले बजट और मरकजी हुकूमत से कोई तौक़ात नहीं है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बजट में भी तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की गई थी। Has been a hopeless government as far as Telangana is concerned because we have no hope on them. The fact is, even the promises made in the State Reorganization Commission Act, which is a law, have not been implemented, have not been delivered upon. For instance, the steel factory, integrated steel factory in Bayaram did not come about. ITIR, which was promised by the UPA government, was not delivered. Navodaya schools, which are supposed to be given as per law, if a new district is formed, have not been delivered, not a single educational institution. Even Prime Minister Modi, no less a person than Prime Minister Modi himself, during his campaign in Telangana, had made a promise that Palamuru Rangareddy lift irrigation project will be given national project status. It's not been given. We've been asking for mega power loom cluster status for Sirisila, my constituency, which is a textile town, for the last 10 years. Unfortunately, even that has not happened.
So I have zero hopes on this union government. It is a hopeless government as far as Telangana is concerned. They only know what to take from Telangana, but they don't know what to give to Telangana. So I sincerely feel that this is an exercise in futility. It's एसआईटी ने गुज़िश्ता रोज़ बीआरएस एमएलए और साबिक वजीर हरीश राव से फ़ोन टैपिंग मामले में 6 घंटों से ज़्यादा पूछताछ की। इस तहकीकात के बाद हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा वो इस तरह की तहकीकात से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं तहकीकात से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। साबिक वजीर ने कहा कि वो कानून का एहतराम करते हैं, इसीलिए उन्होंने पुलिस के नोटिस को कबूल किया और फौरी तौर पर तफ्तीश में शिरकत की। उन्होंने कहा कि केसीआर ने हमें हिम्मत के साथ जीना सिखाया। सिद्दीपेट के रुकन असेंबली ने मुतालबा किया कि कोयला स्कैम केस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जांच मौजूदा जज से करवाई जाए। రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన సిట్ నోటీసు అంతా కూడా ఒక ట్రాష్. నిజంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు ఉత్త సొల్లు, ఎటువంటి నిరాధారమైనటువంటి ఆరోపణలు, ఆధారం లేనటువంటి మాటలు, అడిగిందే అడుగుడు, సొల్లు పురాణం తప్ప ఏమీ లేదు. ఒక్క ఆధారం కూడా చూపలేదు. ఓ గంట అడుగుడు, గంట అడగంగానే పైకెళ్ళి ఫోన్లు వస్తాయి, బయటకు పోవుడు, గంట మాట్లాడుకొని మళ్ళీ వచ్చుడు, మళ్ళీ ఒక అర్ధగంటను గంట అడగంగానే మళ్ళీ సైకిల్ వస్తాయి, బయటకు వెళ్ళి ఫోన్ అనగానే మళ్ళీ బయటకు పోవుడు. మరి ఆ ఫోన్లు రేవంత్ రెడ్డి చేస్తుండా, సిపి సజ్జనార్ చేస్తుండా నాకు తెలియదు, కానీ ఫోన్లు వచ్చుడు, బయటకు పోయి మాట్లాడు. బయటకు పోయి ముగ్గురు పోతారు, ఇక ముగ్గురు అధికారులు కలిసి అడుగుతూ ఉండ్రి. ముగ్గురు బయటకు పోవుడు, గంట మాట్లాడుకొని వచ్చుడు, గంట అడుగుడు, అడిగిందే అడుగుడు తప్ప అందులో ఏమీ లేదు. అంటే ఇదంతా కూడా అటెన్షన్ డైవర్షన్. ముఖ్యంగా నిన్న మేము ఈ సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ పేరిట జరిగిన కుంభకోణాన్ని బట్టబయలు చేశాం. సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్లో మొదటి లబ్ధిదారుడు ముఖ్యమంత్రి బావమరిది. రేవంత్ రెడ్డి బావమరిది భాగోతాన్ని పొద్దుగాల బయట పెడితే సాయంత్రానికి నోటీసు పంపిండు నాకు. అంటే ఇదంతా డైవర్షన్ పాలిటిక్స్. మేమేమడిగినాము, సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరపండి అన్నాం. రేవంత్ రెడ్డి నీకు ధైర్యం ఉంటే, నిజాయితీపరుడు అయితే, నువ్వు తప్పు చేయకపోతే తక్షణమే సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణకు ఆదేశించు. ఈ బొగ్గు కుంభకోణాల్లో జరిగిన అవినీతిని మొత్తం బట్టబయలు చేద్దాం. నువ్వు తప్పు చేయకపోతే, నువ్వు నిజాయితీపరుడు అయితే మేము అన్ని ఆధారాలు కూడా మీరు వేసిన సిట్టింగ్ జడ్జి గారికి అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. నువ్వు చీటికి మాటికి సిట్లు వేస్తున్నావు కదా, కమిషన్లు వేస్తున్నావు కదా, ఇవాళ మేము అన్ని ఆధారాలతో సూటిగా ఆరోపణ చేస్తున్నాం, నీ బావమరిదే మొదటి లబ్ధిదారుడు. हुकूमत हैदराबाद के रिहायशियों की ट्रैफिक की परेशानियों को दूर करते हुए मूसा नदी को इसकी साबिका शान में वापस लाने के लिए इक़दाम कर रही है। जीएचएमसी ने मूसा नदी के किनारे 120 फीट चौड़ाई के साथ एक जदीद तरीन मॉडल कॉरिडोर की तामीर का मंसूबा तैयार किया है। इस सड़क की तामीर जो अंबरपेट एनटीपी से नागौल मेट्रो स्टेशन तक चलेगी। इसकी लागत का तखमीना 160 करोड़ रुपए होगा। ये तजवीज़ कल होने वाले क़यामा कमेटी के इजलास में ज़ेर बहस आएगी। पहले मरहले में इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर एनटीपी से उपल डी मार्ट तक 2.7 किलोमीटर तवील सड़क तामीर की जाएगी। इस रास्ते पर रामनतापुर के केसीआर नगर में नाले पर एक नया पुल तामीर किया जाएगा। इस सड़क को न सिर्फ गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खुशगवार बनाया जाएगा, बल्कि इसके दोनों तरफ फुटपाथ के साथ साथ साइकिल ट्रैक्स के जरिए भी खुशगवार बनाया जाएगा। हुकाम का ख्याल है कि कुछ जायदाद का हुसूल भी ज़रूरी होगा, क्योंकि इस रास्ते पर सड़क की चौड़ाई फ़िलहाल तंग है। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने के लिए एक कलीदी मंसूबा शुरू किया है। महकमा ट्रांसपोर्ट के खुसूसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास राज ने कहा कि एमएमटीएस, मेट्रो रेल और टीजीएसआरटीसी बस खदमात को आपस में जोड़कर एक जामे निज़ाम बनाया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस प्लान का बुनियादी मकसद मुसाफिरों के लिए पहले और आखिरी मेल के राब्ते को बेहतर बनाना और सड़कों पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करना है। विकास राज ने सेक्रेटरीट में मुनक़िदा एक आला सतही मीटिंग के बाद इन तफसीलात का इंकशाफ किया।
उन्होंने कहा कि जीएचएमसी को हिदायत दी गई है कि वो कल 51 एमएमटीएस स्टेशनों के इर्द गिर्द मरबूत सड़कों को फैलाए। उन्होंने कहा कि ज़्यादा मुसाफिरों की आमद और रफ्त वाले एमएमटीएस स्टेशनों की तफसीलात जीएचएमसी और आरटीसी के साथ शेयर की जाएं। इस मालूमात की बुनियाद पर बस स्टॉपों को रेलवे स्टेशनों के करीब मुंतकिल किया जाएगा और भीड़ वाले इलाकों के मुताबिक बस रूट को दोबारा तरतीब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुसाफिरों को एमएमटीएस स्टेशनों से करीबी कॉलोनियों तक पहुंचाने के लिए प्राइवेट फीडर सर्विस मुतारिफ कराने के इम्कान पर भी गौर किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम व टेक्नोलॉजी नारा लोकेश इस वक्त दाऊस के दौरे पर है, जहां वो आलमी सतह के सरमायाकारों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान लोकेश ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के एग्जीक्यूटिव शिगोटो हाशियामा से मुलाकात की। लोकेश ने कहा कि मुझे आज हाशियामा से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ। हमने आंध्र प्रदेश के साथ बंदरगाह के ज़ेर क़यादत समंदरी बुनियादी ढांचे, जहाज साजी और जहाज़ों की मरम्मत के क्लस्टर्स और CBIC कॉरिडोर के साथ एक जापानी सनअती टाउनशिप पर ताउन से मुतालिक तबादला ख्याल किया। लोकेश ने मज़ीद कहा कि आंध्र प्रदेश तवन्नाई, मैन्युफैक्चरिंग, सेमी कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑटोज़ और लॉजिस्टिक्स में जापान के लिए एक भरोसेमंद और तवील मुद्दती सरमायाकारी का शराकतदार बनने का मुंतज़िर है। इस दौरान उन्होंने दीगर कंपनियों के आला अहदेदारों से भी मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के महकमा स्कूल एजुकेशन ने तलबा के हवाले से एक अहम ऐलान किया है। इसने मार्च 2026 में मुनक़्क़दा होने वाले SSC पब्लिक इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसी तरह OSSC और पेशा वाराना इम्तिहानात की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। अहदेदारों ने बताया कि इस टाइम टेबल को पहले से जारी किया गया है ताकि तलबा इम्तिहानात की तैयारी कर सके। महकमा स्कूल एजुकेशन की जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात के इम्तिहानात 16 मार्च 2026 से शुरू होंगे और 1 अप्रैल तक जारी रहेंगे। तमाम अहम इम्तिहानात सुबह 9:30 बजे शुरू होंगे और 12:45 पर ख़त्म होंगे। अहम इम्तिहानात के बाद फर्स्ट लैंग्वेज पेपर सेकेंड और OSSC में सेकेंड लैंग्वेज पेपर 1 के इम्तिहानात 31 मार्च को होंगे। 1 अप्रैल को OSSC में लैंग्वेज पेपर 2 के साथ SSC और 2 वोकेशनल कोर्सेज के थ्योरी इम्तिहानात मुनक़्क़िद होंगे। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि इम्तिहान का इख्तितामी वक्त सिर्फ साइंस के इम्तिहानात और कुछ पेशा वाराना कोर्सेज के पर्चों के लिए सुबह 11:30 बजे तक होगा। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दिनेश कुमार ने अराकू फेस्टिवल की तफसीलात से वाकिफ कराया। दिनेश कुमार ने कहा कि ये 3 रोज़ा फेस्टिवल होगा जो 30 जनवरी से शुरू होकर 1 फरवरी तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस 3 रोज़ा फेस्टिवल के दौरान ख़ास तौर पर कबायली तहजीब पर रोशनी डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि इस फेस्टिवल के दौरान सियाह यहाँ आएंगे और अपना वक्त गुजारें और यहाँ की फितरत से वाकिफ़ हों। 2026. This time we planned for 3 days. It's a definitely a delight for all the tourists to come and spend a wonderful time in Araku. It's on 30th of Jan, 31st of Jan, and 1st of February. So all the 3 days we have kept the entire program with tribal cultural flavor with nature's combination and a feel of adventure. So this is going to be a great time in Araku. And last year we had conducted the same program in the name of Chali. It was a great success and a lot of players participated. So this time also we have 8 different locations and 9 unique programs we planned. And there is going to be a cultural evening where we have local talents from the tribal groups coming up in the way of folk dancers, even tribal cultural shows and tribal fashion shows especially. It's going to be a iconic show. And mornings are going to be more of outdoor activities starting with the trek, paragliding, heli rides, hot air balloons,
and so on and so forth. More of adventure type. And afternoons are going to be little intellectual. We have panel discussions. We have tribal handicraft shows in the afternoons. We have local Araku cuisine competitions. So it's going to be a mix of adventure, culture, and traditional art. I welcome all of you to come and spend your valuable time and have fun in Araku. This is a wonderful time for you to come and visit with the kind of weather what we have. And the arrangements, thanks to tourism department as well as Shreyas, they're definitely going to put a very good show, and district administration is all geared up to welcome you all and make this program a great success. विशाखापट्टनम के जिला कलेक्टर एमएन हरिंदर प्रसाद ने कहा कि विशाखापट्टनम में 31 जनवरी से शुरू होने वाले विशाखा उत्सव को शानदार पैमाने पर मुनक्किद करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि इन तकारीब में वज़ीर सयाहत मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि दीगर वज़रा, अरकान असम्बली और ओहदेदार भी इस फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि ये एक अहम सयाहती तकरीब होगी। उन्होंने कहा कि उत्सव का मकसद विशाखापट्टनम को एक अहम बैनुल अक़वामी और घरेलू सयाहती मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ देना है। The event for Vishaka Utsav was launched here in Vishakhapatnam in BMRDA Children's Arena. Honorable Tourism Minister was the chief guest for the curtain raiser event. Along with the Honorable Tourism Minister, we had participation from district in-charge ministers of Vishakhapatnam, Anakapalli and Araku. We also had participation from the MPs of the district, the Honorable MLAs. As part of the Vishaka Utsav, we will be having a series of cultural and other activities starting from 24th of this month till 31st of this month here in Vishakhapatnam. The entire event would be happening at multiple venues. The main event would be happening in RK Beach starting from 6 p.m. till 9 p.m. And besides the cultural activities, we are also having a lot of sports activities. This Utsav would involve participation from all walks of life. We will have participation from the kids, right from toddlers, for whom we are organizing a kids Olympics at Swarna Bharati Stadium, and we are also having participation of all the women, all the youngsters, even the octogenarians. We have planned activities, so it's going to be a big attraction for people not only from Vishakhapatnam, also from across India. This festival would improve the economic activity here in Vishakhapatnam and continue the Sankramanti festival till this month end. The whole objective is to promote the economic activity in the region and also to pitch Vishakhapatnam as an international tourist destination and make this a calendar event for everyone to plan and come each and every year. Thank you. Curtain raiser event for Vishaka Utsav was launched here in Vishakhapatnam in BMRDA Children's Arena. Honorable Tourism Minister was the chief guest for the curtain raiser event. Along with the Honorable Tourism Minister, we had participation from district in-charge ministers of Vishakhapatnam, Anakapalli. कड़पा एसीबी के डीएसपी सीतारामा राव और सीआई नागराज ने कहा कि उन्होंने गुरुरंगकोंडा एसीबी स्कूल के नुमाइंदे को 45,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। मुतासरा ने स्कूल की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी थी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर असिस्टेंट मना और इस दफ्तर के असिस्टेंट डायरेक्टर राजशेखर ने फाइल पास करने के लिए 45,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। एपी के अनंतपुर में कत्ल की एक संगीन वारदात पेश आई। शहर के सेकेंड डिवीजन की यलमा कॉलोनी में शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। इतलात के मुताबिक शौहर ने अपनी बीवी का उस वक्त गला दबाकर कत्ल कर दिया जब वो सो रही थी। बीवी का कत्ल करने के बाद शौहर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इतलात के मुताबिक इस जोड़े को 2 बच्चे हैं। लड़के की उम्र 6 साल जबकि लड़की की उम्र 1 साल बताई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। సార్ మేము ముగ్గురు మా అక్క చెల్లెళ్ళమి ఆ బాబు ఒక పిల్లోని ఇష్టపడి పోలీస్ స్టేషన్లో ఇంతవరకు కేసు నడుస్తుంది. పోలీసు వాళ్ళు నెల టైం ఇచ్చినారు, రాజీ అవుతారా లేదా కేసు రాపించుకోవాలా అని. లేదు సార్ రాజీ అవుతాము, నెల టైం ఇచ్చి చూడండి అని అంటే నెల వరకు కలిసి ఉన్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళ అన్నోళ్ళు పెద్దోళ్ళు అంతా కలుసుకొని వీళ్ళకి పంచాయతీ చేసి కలిపినారు 3 పిల్లల్ని. సంసారం తీసుకోవద్దండమ్మా, కలుపుకోండి బాగుండండి అని. అది నమ్మి ఆ బాబు ఇంటికి వచ్చి సంసారం చేసుకుంటుంది. నిన్న రాత్రి పని పోయి వచ్చింది, అందరికీ ఫోన్లు చేసింది, బాగుంది. రాత్రి ఏం జరిగిందో తెలియదు. లక్ష్మీగంగ ఇద్దరు దంపతులు ఇక్కడ కాపురం ఉంటున్నారు. సుమారు 10 ఏళ్ళు అయింది పెళ్ళి, 2 పిల్లలు ఉన్నారు.
వాళ్ళకు ఆ అమ్మాయి పైన వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంది, వేరే వాళ్ళతో చనువుగా ఉంటుందని చెప్పి అనుమానంతో అబ్బాయి నిన్నటి రాత్రి భార్యాభర్తలు గొడవ పడినారు. భర్త అమ్మాయిని గొంతు కోసి చంపినట్టుగా మాకు నేరస్థానాన్ని పెట్టాల్సింది. ఇద్దరు పిల్లలండి. అబ్బాయి బయలుదేరి పనిచేస్తాడు. అమ్మాయి ముత్యాలరెడ్డి బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఉన్న ముత్యాలరెడ్డి అవుట్లెట్ ఉంది కదా, దాంట్లో పనిచేస్తాడు. हैदराबाद के शालीबंडा पुलिस की जानिब से साइबर क्राइम बेदारी मुहिम चलाई गई। छतरीना का एसीबी चंद्रशेखर की क़यादत में एसएचओ शालीबंडा महेश गौर और टीम ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो साइबर धोखाधड़ी से बचे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो खुद को साइबर धोखाबाजों से बचाने के लिए मालूमात हासिल करें। उन्होंने कहा कि अवाम की मदद के लिए हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। आज शाम में शालीबंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जानुमा एरिया सामान अरेस्ट करें लोकल पब्लिक से और यहाँ पे ऐसे रेजिडेंट से और एक साइबर क्राइम अवेयरनेस मीटिंग लगाया हुआ गया और इसमें साइबर क्राइम के बारे में लोगों से अच्छा था अवेयरनेस करने के बाद से साइबर क्राइम कैसा हो रहा और इसके तरफ से विक्टिम्स इमीडिएटली 1930 कॉल करने के बाद से और इसके बचकर रहने के बाद से जो लोग लेने के प्रिकॉशंस भी समझा गया और अननोन लोगों से फ़ोन आया है तो उससे बचकर रहना और वो फ़ोन इस्तेमाल करने में सही तरीके से इस्तेमाल करके इसका विक्टिम नहीं होना बोल के साइबर क्राइम के बारे में लोगों से समझाने के बाद से आज मीटिंग लगा हुआ है और सभी बहुत लोग बहुत यूथ यहाँ पे अटेंड हुए। उनको साइबर क्राइम के बारे में आने वाले रोज़ा में उससे अच्छा मालूम करके उससे बचकर रहने के वास्ते प्रिकॉशंस के बारे में उनको समझा गया। ऐसा कोई तो भी इसका फ्रॉडस्टर से विक्टिम हो जाए तो ये साइबर क्राइम का पोर्टल है 1930 कॉल कर सकते, टोल फ्री नंबर 1930 का कॉल कर सकते इमीडिएटली। अब इमीडिएटली लोकल पुलिस स्टेशन में कभी कंप्लेंट करके इससे फ्रॉडस्टर का उनका बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा से। हैदराबाद के बेगमपेट फ्लाईओवर पर एक खतरनाक हादसा पेश आया। यहां तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के फौरी बाद मोटरसाइकिल सवारों ने जवाबी कार्रवाई की और मुसाफिरों को बाहर निकाला। ट्रैफिक पुलिस ने जख्मियों को करीबी अस्पताल पहुंचाया। हादसे की वजह से बेगमपेट में ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने मुकामी लोगों की मदद से उलटने वाली कार को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करके ट्रैफिक निज़ाम को बहाल कर दिया। पालनाडु जिले के काना मल्लापड्डी में ऑटो और दोपहिया गाड़ी के दरमियान हादसा पेश आया। इस हादसे में बाइक पर सवारी शिवा और विशिया शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल ले जाया गया। इतला मिलने पर एसआई वेंकटेश बाबू अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक निज़ाम को बहाल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। छह बार की ग्रैंड सलाम चैंपियन सानिया मिर्जा ने नेक्स्ट सीट के आगाज का ऐलान किया, जिसका मकसद टेनिस से शुरू होने वाली हिंदुस्तान की सरकर्दा और उभरती हुई ख्वातीन खिलाड़ियों की रहनुमाई और मदद करना है। सानिया मिर्जा ने कहा कि नेक्स्ट सीट आला सतह पर मुकाबला करने वाली ख्वातीन खिलाड़ियों को पेशा वाराना खेल के तकाज़ों को पूरा करने में मदद फराहम करने के लिए मुनज़्ज़म ताउन फराहम करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि यह इक़दाम 2 चेती नुक्ता नज़र की पैरवी करेगा। इसकी बुनियादी तवज्जो एक वक्फ शुदा सपोर्ट सिस्टम तक रसाई पर मरकूज होगी, जिसमें कोचेस, फिजियोथेरेपिस्ट और ट्रेनर्स शामिल होंगे, जो पूरे सीज़न में मुसलसल तैयारी और हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के साथ सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा इस कैंप में कारकर्दगी के तकनीकी हिकमत अमली, जिस्मानी और जहनी पहलुओं पर तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह इक़दाम मेरी वापसी और आइंदा नस्ल के लिए मजबूत रास्ते बनाने का तरीका है। शहर आदिलाबाद में कायम प्री मैट्रिक हॉस्टल इन दिनों सियासी बयानबाजी का मरकज़ बन गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। ये हॉस्टल तेलंगाना हुकूमत ने तामीर किया था और इस ज़ाती इमारत में ही चल रहा था। ताहम शहर से दूर होने के बाइस तलबात
को ऑटो के जरिए स्कूल जाना पड़ता था। इजाफी सफरी अखराजात बर्दाश्त ना कर पाने के सबब कई तलबात ने हॉस्टल छोड़ दिया और बाज़ ने तालीम भी तर्क कर दी। नवंबर 2022 में हॉस्टल बंद होने के बाद चंद माह तक इस इमारत में इंटरमीडिएट तलबा के लिए नेट कोचिंग चलाई गई, जिसके बाद से इमारत बंद पड़ी है। BRS के कायदीन का इल्ज़ाम है कि अक़लियतों के लिए मख्तस इस हॉस्टल की इमारत में रजिस्ट्रेशन ऑफिस मुंतकिल किया जा रहा है, जिसे वो किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ताहम काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये इमारत BRS के दौरे हुकूमत में ही तामीर हुई थी और उनके ही दौर में हॉस्टल भी बंद हुआ था। कांग्रेस पार्टी के कायदीन से हम अपील कर रहे, होश में आओ। वो इसलिए ये प्री मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल बच्चियों का, ये हॉस्टल जो देहात से बच्चियां पढ़ने आते गांव से, उनको रहने के लिए हॉस्टल, पिछले ज़माने में ये हॉस्टल विनायक चौक पे हुआ करता था। बालक मंदिर स्कूल में बच्चियां जाया करते थे। देहात के बच्चियां, क्योंकि छोटे बच्चियां रहते, इनको रूम में रखा नहीं जा सकता। आज ख़वातीन के हालात क्या है, जहां देखे वहां पे इस्मत रेजी हो रही है। लिहाजा बच्चियां की महफूज के लिए राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड में ये सैंक्शन हुआ। जोगू रामन्ना साहब MLA बने बाद यहाँ पे हॉस्टल बनाया गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस मौजूदा बिल्डिंग वो भी सरकारी मिल्कियत में ही है, सरकार की है वो। लेकिन ना जाने कलेक्टर साहब को, या तो कांग्रेस पार्टी हराम कापन हमेशा करते आई, जहां देखे वहां हमारे प्रॉपर्टीज बुलडोज कर रहे। और योगी में मोदी में क्या फर्क है? अगर बीजेपी हम आंध्रा तेलंगाना न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।